वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली आज के इस लाइव सेशन में मेरा जो आने का उद्देश्य है वो है कि सीएस कोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद अगर कोई सीएस करना चाहे, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, और अगर कोई डायरेक्ट रूट से अगर सीएस करना चाहे तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीएस कोर्स में एंट्री के लिए यानी कि कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स में एडमिशन करने के लिए दो मोड होते हैं, दो मोड अवेलेबल होते हैं। एक होता है कि ट्वेल्थ के बाद हम सीएस ईईटी एग्ज़ाम पास आउट करके उसके थ्रू हम सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा एक डायरेक्ट रूट होता है जिसमें कि जो लोग अगर सीए फाइनल पास आउट हैं या जो लोग सीएमए फाइनल एग्ज़ाम पास आउट हैं या जो लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 50% नंबर उनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। लेकिन हाँ, फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। नंबर जो होना चाहिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना ज़रूरी होता है। तो अगर 12वीं के बाद अगर हम सीएस के जर्नी की बात करें तो 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स है जो इंटरेस्टेड है कि हमको सीएस कोर्स में एंट्री लेना है, तो इसके लिए क्या करना होता है कि 12वीं के बाद आपको आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाकर के, पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो पोर्टल है दैट इज़ द www.icsi.edu। वहाँ पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 1000 इसके लिए फ़ी होती है, बहुत ही नॉमिनल फीस है आईसीएसआई का। 1000 मात्र सीएसईटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ी लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वहाँ से यानी कि आईसीएसआई के वेबसाइट से ही स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में खुद से प्रिंट आउट लेकर के उसका स्पाइरल बाइंडिंग करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो सीएसईटी में सीन है एज ऑन द डेट, सीएसईटी के लिए आईसीएसआई को ये स्टडी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजती है, यानी कि फिजिकल कोई कॉपी नहीं देती है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसका स्पाइरल बाइंडिंग जैसे भी करवाना आप चाहते हैं करवा करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर सीएसईटी में कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कि साल में कितने बार एग्ज़ाम होते हैं, तो सीएसईटी में जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है आप कभी भी करवा सकते हैं, सालों भर रजिस्ट्रेशन चलते रहता है। लेकिन साल में जो एग्ज़ाम होते हैं, साल में एग्ज़ाम जो होता है वो 4 बार होता है। जनवरी महीने में होता है, मई में होता है, जुलाई में और नवंबर में होता है। यानी कि अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो नवंबर महीने में होने वाला है। तो होता क्या है कि 1000 का इसमें फ़ी लगता है, और 1000 का फ़ी दे करके जिस अटैम्प्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट से जस्ट पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमको नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका एक पार्टिकुलर डेट होता है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। रजिस्ट्रेशन करा करके आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के अगर हम लेवल की बात करें, सीएसईटी लेवल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इवन पासिंग परसेंटेज भी अच्छे है इसमें। मतलब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे और अगर दिन में 2-3 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो सिलेबस की बात है, सीएसईटी के लिए 4 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है, दूसरा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, तीसरा इसमें इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट है, और लास्ट जो है करंट अफेयर्स, एंड इसमें एक वाइवा भी होता है। और चारों जो पेपर होंगे आपके, चारों पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो 50-50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 200 हो जाएंगे। इसमें से हमें एटलीस्ट 100 लाना ज़रूरी होता है, और हर सब्जेक्ट में यानी कि जिस 4 सब्जेक्ट का मैंने बात किया है पासिंग परसेंटेज 40 होता है, लेकिन आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, ठीक है। पासिंग परसेंटेज 40 है, मतलब एक में अगर 40 आया, दूसरे में अगर 60 आया तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर 39 आया तब आप फेल हो जाएंगे। तो पासिंग का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 40%, लेकिन एग्रीगेट हमारा 50% होना चाहिए। अगर आप सीएसईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीएसईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम में आप आ जाते हैं, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीएसईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद उसका जो स्कोर होता है वो स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी कि अगर इस बार कोई नवंबर में एग्ज़ाम देता है तो जब भी रिजल्ट आएगा तब से उस स्कोर की वैलिडिटी 1 साल तक होती है। यानी
CA/CET एग्ज़ाम पास करने के बाद हम अगले एक साल तक CS कोर्स में यानी कि CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर एक साल के बाद भी अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो सर ऐसे केस में क्या होगा, फिर ऐसे केस में आपका जो स्कोर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो ये कहानी CA/CET की है। सर CA/CET पास हो जाने के बाद CS एग्जीक्यूटिव में जब रजिस्ट्रेशन करवाने हम जाते हैं तो क्या फ़ी वगैरह लगता है, राइट। तो CS एग्जीक्यूटिव में जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं CA/CET पास आउट होकर के तो 10,600 फ़ी है। इसमें ICSI आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। ICSI का जो भी स्टडी मटेरियल होता है रजिस्ट्रेशन के समय में, जो भी आप पोस्टल एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस पे ICSI के द्वारा वहाँ से वो कुरियर करके स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है। तो यहाँ से फिर CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एक मैंने डायरेक्ट रूट की बात की, हालांकि जून से पहले तक ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। केवल उसमें CA फाइनल वाले, जो CA फाइनल पास आउट है या जो CMA फाइनल पास आउट है, केवल वही लोग डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब क्या किया है, जून के बाद ICSI का एक नोटिफिकेशन आया और उसके अकॉर्डिंग अब डायरेक्ट जो लोग ग्रेजुएट भी है इवन, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अगर CS कोर्स करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन CS एग्जीक्यूटिव में ले सकते हैं। यानी आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई बच्चा CS करना चाहता है तो उनको CA/CET एग्ज़ाम देने की ज़रूरत अब नहीं है, वो डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इनके लिए यानी कि जो लोग अदर देन CS/EET वाले हैं उनके लिए जो फ़ी है CS एग्जीक्यूटिव में वो 15,600 है, 15,600 है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आप CS एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो। CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, अब आपके पास 2 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 2 मॉड्यूल होते हैं CS एग्जीक्यूटिव में, 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल में, फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट है और सेकेंड मॉड्यूल में भी 4 सब्जेक्ट है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो 8 है। पहले अगर हम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ पहला, दूसरा इसमें कंपनी लॉ है, तीसरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, और थर्ड है टैक्स लॉ लास्ट जो है वो टैक्स लॉ है। 4 जो सब्जेक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस एक मैंने बात किया, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, दूसरा है कंपनी लॉ, तीसरा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, और लास्ट है टैक्स लॉ। ये 4 जो सब्जेक्ट है इसमें से 3 एग्जाम जो आपके होंगे, 3 एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं। 3 एग्जाम जो होंगे वो क्या होंगे, वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। लेकिन इसमें जो टैक्स का पेपर है, टैक्स का पेपर MCQ बेस्ड होता है ना। 4 पेपर में 3 के 3 सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि हमको उसमें क्वेश्चन लिखना है, राइट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। लेकिन एक जो टैक्स लॉ है इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड। लेकिन MCQ बेस्ड एग्जाम है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25% नंबर आपका डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस 400 में से हमें पास होने के लिए अगेन कम से कम 200 नंबर लाना पड़ता है। अगेन अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर 40 नंबर आया है, 40 नंबर आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे सब्जेक्ट्स के नंबर मिला करके जो एग्रीगेट की बात है, वो एग्रीगेट हमारा 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें हैं, अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कम्प्लीटली MCQ है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स है, उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस एंड जनरल लॉ है, और एक जो लास्ट पेपर है इसमें फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टोटल 4 हो गए। इस सेकेंड मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकेंड जो मॉड्यूल है इसमें भी 4 सब्जेक्ट है, लेकिन सेकेंड मॉड्यूल में 2 MCQ बेस्ड है। एक है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों पेपर का जो एग्ज़ाम होगा, दोनों पेपर का एग्ज़ाम MCQ होता है। अगेन पैटर्न सेम इन द सेंस कि हमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर कुछ गलती होती है, कोई क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 नंबर पर गलत क्वेश्चन के लिए, पर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये टोटल हो गया CS एग्जीक्यूटिव के जर्नी की बात, कि CS एग्जीक्यूटिव में टोटल नंबर ऑफ 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसको 2 मॉड्यूल में कवर किया गया है। अब एक बात आती है कि सर
हमें प्रिपरेशन करते समय क्या दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहिए या सिंगल ग्रुप करना चाहिए, क्या अच्छा होगा, या फर्स्ट करना चाहिए कि सेकंड करना चाहिए, बच्चों के बीच में ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है। तो एज पर माय ओपिनियन, अगर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों को दोनों ग्रुप के लिए पढ़ना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है, मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन अगर करने के बाद कर रहे हैं, मतलब अगर उनके पास समय है तो डेफिनेटली दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ग्रुप में 190 आता है, 190 आता है, और अगर सेकेंड ग्रुप में 210 आता है, 210 आता है, तो ऐसे केस में भले ही फर्स्ट ग्रुप में 10 नंबर शॉर्टफॉल हो रहा है, बट स्टिल जो सेकेंड ग्रुप में 10 नंबर ज़्यादा है वो सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों ग्रुप पास हो जाते हैं, आप दोनों ग्रुप आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप का एग्ज़ाम देते हैं तो भले ही उसमें 10 या 50 नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आए, वो आगे आपके लिए काउंट नहीं होगा, यानी कि आगे जो भी बचा हुआ मॉड्यूल है उससे वो सेट ऑफ नहीं होता है। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा हम अगर बात करें तो जब आप एक बार पढ़ते हैं दोनों ग्रुप के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, ठीक है, दोनों अगर हम ग्रुप की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी कॉमन हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने के दौरान अगर वो सेम चीज़ हमको सेकेंड मॉड्यूल के लिए पढ़ना है तो क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक साथ पढ़ने के फ़ायदे हैं। हाँ, लेकिन ये साथ में ध्यान ये भी रखना ज़रूरी है कि दोनों ग्रुप का तैयारी करने से पहले आप आश्वस्त हो जाए कि आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको कोचिंग क्लासेस वगैरह भी करना ही पड़ेगा, लाजमी है, क्योंकि कोर्स का जो कंटेंट है सेल्फ स्टडी करके कर पाना शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। किया जा सकता है, ऐसे इंसान तो सब कुछ कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन थोड़ा सा टफ है। तो ये चीज़ें हो गई CS एग्जीक्यूटिव की बात। जब आप CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर जाते हैं तो CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद बच्चों हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं CS प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि CS प्रोफेशनल में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। CS प्रोफेशनल में जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो CS प्रोफेशनल में एक्चुअली टोटल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। यहाँ पे अब 3 ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 3 ग्रुप तो आएंगे, और यहाँ पे जो ग्रुप्स है वो हर ग्रुप में यहाँ पे अब 4-4 सब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हर ग्रुप्स में कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, अब यहाँ पे हर ग्रुप में आपको 3-3 सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि फाइनल का जो जर्नी है, CS प्रोफेशनल का जो जर्नी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। हर ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट, अभी तक एग्जीक्यूटिव में 4-4 था, अब जब फाइनल में जाएंगे तो ये 3-3 हो जाएंगे। अब इसमें अगर हम बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन वगैरह में क्या खर्चा आता है, इसमें फाइनल में अगर हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो इसमें क्या खर्चा आता है। अगर आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फाइनल में जो रजिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, ठीक है, इसमें 12,000 रुपये लगते हैं, 12,000 लगते हैं एज ऑन द डेट। अभी का जो सीन है वो लगभग 12,000 रुपये आपको लगता है CS फाइनल में। तो 12,000 रुपये दे करके अगेन आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट आपके एड्रेस पे भेज देती है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से CS का जर्नी फिर फाइनल वाला स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है कि CS एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, मतलब यहाँ से 2 रास्ता खुलता है। एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद रास्ते 2 खुलते हैं। एक है कि अगर हम ट्रेनिंग भी अब स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन योर ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप होता है, 21 महीने का इंटर्नशिप है। और अगर नहीं, कोई बच्चे अगर ऐसे हैं कि नहीं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, कि पढ़ने के बाद चाहते हैं कि मैं CS अपना कंप्लीट करूं, तो देन यू कैन पहले प्रोसीड करें, यू कैन प्रोसीड फॉर योर CS प्रोफेशनल कोर्स, देन आफ्टर कंप्लीशन एंड एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो दोनों चीज़ें हैं और दोनों साथ में भी कर सकते हैं आप। अगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग भी करना है और धीरे धीरे मैं प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम भी दूंगा, तो वैसा भी वो कर सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए 15 दिन की एक ICSI की ट्रेनिंग होती है, पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। और ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, CS प्रोफेशनल की जो प्रिपरेशन है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी किया जा सकता है। अब है कि जैसे सर CS एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, तो ध्यान रखे बात, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जब एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो, तो एग्ज़ाम जब आप देना चाह रहे हैं तो उससे कम से कम 9 मंथ बिफोर, है ना, कम से कम 9 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि 9 महीने से अगर कम गैप होता है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। तो 9 महीने का एटलीस्ट गैप होना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम फाइनल में आ जाते हैं।
फाइनल की प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि CS प्रोफेशनल में 3 ग्रुप होते हैं, टोटल 3 ग्रुप्स हैं। पहला जो मॉड्यूल है इसमें, फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। दूसरा जो सब्जेक्ट है एडवांस टैक्स लॉज है। तीसरा इसमें है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। ओके। सेकेंड जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें आपका है सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेकेंड जो है इसमें, मतलब दूसरा नंबर का जो सब्जेक्ट है सेकेंड मॉड्यूल का, वो है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग अप। और लास्ट जो इसमें सब्जेक्ट है सेकेंड ग्रुप का, वो है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ओके, नॉन कंप्लायंस एंड रिमेडीज। ये सारी चीज़ें थर्ड सब्जेक्ट में है। लास्ट जो इसमें ग्रुप है, मॉड्यूल जो थर्ड है CS फाइनल का, उसमें है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, पहला पेपर। दूसरा पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, जिसमें बहुत सारे केस लॉ वगैरह हैं जो पढ़ाए जाएंगे आपको। और लास्ट है इलेक्टिव पेपर। लास्ट मॉड्यूल का जो लास्ट मैंने 2 पेपर बताया है आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज और इलेक्टिव पेपर, ये दोनों ओपन बुक एग्जाम होते हैं। ओपन बुक यानी कि हम एग्जाम में बुक लेके जा सकते हैं और उसके रेफरेंस के आधार पे हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बस एक कहने के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि बुक लेकर हम जाएं एग्ज़ाम में और बुक पे डिपेंडेंट होकर के हम एग्ज़ाम निकाल लें। मुश्किल से हम अगर बात करें तो बुक से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आप लिख पाएंगे, मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि एक तो समय का बाउंडेशन होता है एग्ज़ाम में कि टोटल जो टाइम होता है मेरे पास 3 ही घंटे का समय होता है, उसमें उसके बाद भी वो केस लॉ बना के पूछते हैं। तो बुक से आप केस लॉ ढूंढते रह जाएंगे, वो मिलेगा नहीं, है ना। वो क्या होता है कि केस के आधार पे केस बना करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ, ऐसा मैं ज़रूर बोलूँगा कि बहुत हद तक मतलब सुविधा होती है, बट कम्प्लीटली हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा फेल करते हैं। दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं अपने मन में एक एजम्पशन हो जाता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं है, ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है, और इसके वजह से आगे चल के जी का जंजाल बन जाता है। तो जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम भी है उसको वेटेज इक्वल देना है और उसको भी हमको उतना ही पढ़ना है जितना बाकी को पढ़ना है। एक चीज़ ये हो गया। तो इस तरह से फाइनल में जो है 3 मॉड्यूल है और तीनों मॉड्यूल में कितने 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे एग्ज़ाम पास कर जाने के बाद, ठीक है, सारे एग्ज़ाम यानी कि CS प्रोफेशनल का जर्नी पास हो जाने के बाद, ठीक है, आप क्या होते हैं, आप अब लगभग मेंबर्स बनने के कगार पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद ICSI के द्वारा कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जो ट्रेनिंग आपको करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि अभी जो है वो MSOP ट्रेनिंग है, 15 दिन का वो ट्रेनिंग होता है। मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है ना, उसका जो MSOP जो है मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसका पूरा नाम है MSOP, राइट। तो वो एक ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर क्या होता है कि हमने CS के जर्नी में जो पूरा रास्ता जो सफ़र तय किया, अगर CACT पास किया तो CACT, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पास किया तो एग्जीक्यूटिव का मार्कशीट, उसके बाद फिर क्या है फाइनल का जो मतलब सारे मार्कशीट के साथ साथ और जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है वो सारे सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। ये सारा पेपर और फी भी, मेंबरशिप के लिए फ़ी भी लगता है। ये सब जब हम ICSI को सबमिट करते हैं उसके बाद ICSI के द्वारा मेंबरशिप आपको अलॉट कर दिया जाता है। देन आप क्या हो जाते हैं, अब आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें बात, कोर्स के कंप्लीशन के साथ साथ आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम पास हो गए हैं लेकिन हमारा ट्रेनिंग अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ICSI। मतलब हमारे कोर्स के कंटेंट में जितनी सारी चीज़ें आती है हमको सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम CS बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज़ हम CS नहीं बन सकते। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि आप CS तभी बन सकते हैं जबकि कोर्स का जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा चीज़ हम क्या करें, कंप्लीट कर लें। तो ये तो कंप्लीट जर्नी हो गया कि एज ए स्टूडेंट CS के जर्नी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ता है। अगेन मैं अगर बात करूँ CS ET लेवल की बात करूँ, बहुत टफ नहीं है, 50-60% रिजल्ट भी आता है इसमें। जो बच्चे थोड़े से सिंसियर हैं CS ET एग्ज़ाम बहुत आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं अगर बात करूँ CS एग्जीक्यूटिव की, ओरिजिनल जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओरिजिनल जर्नी अगर हम बात करें तो CS एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से कोर्स का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वो है कि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए।
अगर सीए वगैरह की मैं बात करूँ, सीएमए की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे फाउंडेशन वगैरह का जो लेवल है उतना टफ नहीं होता है। जो बच्चे थोड़े से सिंसियर है वो पढ़ के निकाल देते हैं। लेकिन अगर उनका आईपीसीसी देखे और सीएमए में अगर इंटर देखे तो वहाँ से एक्चुअली ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, ओरिजिनल जर्नी वहीं इंटरमीडिएट से आईपीसीसी कोर्स से स्टार्ट होती है। सेम कहानी इधर भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है कि यहाँ से अपना जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि सीएस के जर्नी के लिए हमको जानना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि मेंबरशिप लेने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया कि कंप्लीट जो जर्नी होता है वो कैसा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो, अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं बच्चों के मन की बात पे, कि बच्चों के मन में बड़ा डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे जब सीएस करने के लिए आते हैं तो उनके मन में डाउट होता है कि सर कोई स्कोप है, कि कोई स्कोप होता है क्या सीएस का, मतलब अगर स्कोप है तो सर जॉब मिलता है क्या, जॉब मिलता है तो सर सैलरी क्या मिलता है, इस तरह की चीज़ें होती है। देखो इस क्वेश्चन का तो जवाब एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि किसी सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी पाना शायद मेरे हिसाब से मुश्किल है। जहाँ तक मेरा एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जस्ट एक सर्टिफिकेट होल्ड कर लेने से, ठीक है, जॉब आसानी से मिल जाए मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत जहाँ पे 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, एक वैकेंसी आती है तो लाखों एप्लीकेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर हम कंपैरिजन टू अदर्स देखें तो थोड़ा सा आसानी है। अगर हम सीएस के जर्नी में बात करें कि जॉब की बात अगर करें तो थोड़ा सा आसान है जॉब पाना। क्यों? कंपनीज एक्ट जब 2013 आया तो कंपनीज एक्ट 2013 में केएमपी नाम का एक प्रोविज़न आया। केएमपी का पूरा नाम है की मैनेजरियल पर्सोनेल। ठीक है, सेक्शन 203 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो की मैनेजरियल पर्सोनेल की बात करता है। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोला कि हर वो लिस्टेड कंपनी, ठीक है, हर वो लिस्टेड कंपनी और कोई भी कंपनी हो आज के दिन में, ठीक है, लिस्टेड कंपनी तो सारी, और उसके अलावा भी कोई ऐसी कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसमें सेक्शन 203 में एक केएमपी का प्रोविज़न आया। केएमपी का पूरा नाम है की मैनेजरियल पर्सोनेल, और उस की मैनेजरियल पर्सोनेल में कंपनी सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया। उसमें और भी लोग होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, सीएफओ है और कंपनी सेक्रेटरी है। तो इन लोगों को केएमपी नाम दिया गया, दैट इज़ की मैनेजरियल पर्सोनेल। तो कहा क्या कि हर वो लिस्टेड कंपनी, ठीक है, जिसमें केएमपी का होना जरूरी होगा, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना भी उसमें ज़रूरी होगा, और हर वो कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी होगा। तो मतलब ये है कि अगर हम दूसरे प्रोफेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर जॉब की जहाँ तक बात आती है तो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम एज ऑन द डेट देखें तो भारत में लगभग आज के दिन तक 66,000 के आसपास कंपनी सेक्रेटरी है। मैं तब से बात कर रहा हूँ 1980 से, क्योंकि ICSI 1980 से है, 1980 से है, और 1980 से लेकर अभी तक एज ऑन द डेट लगभग 66,000 कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में हैं। तो आप भी ज़रा सोच के देखो कि भारत में लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ मैंडेट किया कि ऐसे कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी को रखना ज़रूरी होगा, और अगर नहीं रखते हैं कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट अगर नहीं किया जाता है तो ध्यान रखे बात, कंपनी के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा पेनल्टी लगाया जा सकता है। ये लॉ में प्रोविज़न है कि अगर इस सेक्शन का 203 का कॉन्ट्रावेंशन होता है देन ROC उस पर क्या कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो इट्स बेटर कि हम कंप्लाई करें और हम CS को अपॉइंट करें। ROC को पैसा देने से ज़्यादा बेहतर है, पेनल्टी देने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लॉ को कंप्लाई करें। तो ये चीज़ें हो गई, तो एक तो यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अगर हम हायरार्की की बात करें, मैनेजमेंट के हायरार्की की बात करें, तो आप भी जानते हैं कि 3 हायरार्की होता है। एक होता है बॉटम, दूसरा होता है मिडिल, और ऊपर होता है टॉप, राइट। नीचे वाले को बॉटम लेवल भी, ऑपरेशनल लेवल भी या फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मिडिल को एग्जीक्यूटिव लेवल या टैक्टिकल लेवल भी कहा जाता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहा जाता है, जहाँ पे प्लानिंग होती है, राइट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। तो जब कभी आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर कहीं जॉब करने की बात अगर करते हैं, तो आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी
आपका जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है आपका अपॉइंटमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। और आप जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये जो लोग होते हैं, जो बोर्ड के लोग होते हैं, आप उनको लीगली असिस्ट करते हैं, ठीक है। आप उनको क्या करते हैं, लीगली असिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर हम जॉब की बात करें, जॉब प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आपको सर्टिफिकेट के भरोसे नहीं रहना है। फर्स्टली यू हैव रिक्वायर्ड टू गेन योर नॉलेज। नॉलेज होगा, जॉब आपको आसानी से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जॉब की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जॉब करते हैं, है ना, यानी कि बोर्ड में होते हैं वो। दूसरा बात है बैंकिंग कंपनी की, अगर मैं बात करूं बैंकिंग कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी होती है उसमें कर सकते हैं। अगर आप सीएस बनने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब करना चाहते हैं, तो जितनी सारी महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है या मिनी रत्ना कंपनी है, उन सारे कंपनियों में भी कंपनी सेक्रेटरीज की वैकेंसी बराबर आती रहती है, बराबर आती रहती है। तो यू कैन अप्लाई और ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड पैकेज ऑल्सो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है सेबी, है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी में भी हर साल वैकेंसी आती है। तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 70-80 पोस्ट हर साल सेबी के द्वारा आते हैं। उसमें सीएस भी एलिजिबल होते हैं जो कि गजेटेड ऑफिसर का रैंक का वो जॉब होता है, ए ग्रेड का जॉब होता है। और अगर आपको पता हो सेबी के बारे में, तो सेबी जो भी लिस्टेड कंपनीज़ है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, यानी कि कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। तो वहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई आफ्टर बिकमिंग अ सीएस। उसके बाद रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग एजेंसी एक्चुअली सेबी के अंडर में ही काम करने वाली एजेंसी है जिसका काम सिक्योरिटीज़ का रेटिंग करना होता है। रेटिंग एजेंसी में भी आप सीएस बनने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डिपोजिटरी है, भारत में 2 डिपोजिटरी है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। डिपोजिटरी का काम होता है लिस्टेड कंपनीज, और आज के दिन में पब्लिक कंपनी पे भी डीमेटेरियलाइजेशन एप्लीकेबल हो गया है। तो जो सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, उस सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करना डिपोजिटरी का काम होता है। तो आप डिपोजिटरी में भी जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सीएस कर सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट बैंकर, आप प्रोस्पेक्टस का नाम सुने होंगे। कंपनी जब भी अपना सिक्योरिटीज़, पब्लिक कंपनी जब भी अपना सिक्योरिटीज़ पब्लिकली इशू करती है तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इन्विटेशन देती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने का जो काम होता है, ये सब मर्चेंट बैंकर के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, मर्चेंट बैंकर के द्वारा बहुत सारा काम किया जाता है। मर्चेंट बैंकर एक कॉर्पोरेट बैंकर का काम करते हैं जो कि बहुत तरह के कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो मर्चेंट बैंकर में भी अगर आप जॉब करना चाहें तो मर्चेंट बैंकर वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक का आपने नाम सुना होगा। एचडीएफसी बैंक का एक मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर अलग है, तो उसमें भी आप सीएस बनने के बाद जॉब कर सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग और डिलिस्टिंग के लिए सीएस का बहुत बड़ा रोल है। जब भी किसी कंपनी का सिक्योरिटीज़ लिस्ट होता है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पे भी जब आप जॉब में होते हैं तो जिस कंपनी में होते हैं आपका वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। मर्जर अमलगमेशन में बहुत बड़ा रोल है एज ए कंपनी सेक्रेटरी। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी महारत्ना कंपनी में, नवरत्ना कंपनी में, मिनी रत्ना कंपनी में अगर आप चाहते हैं जॉब करना सीएस बनने के बाद, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएस बनने के बाद उनका जो एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप उसके लिए आपका सिलेक्शन होने के बाद आप वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें मैंने अभी तक जॉब की बात कही है। सीएस बनने के बाद एक और चीज़ है कि प्रैक्टिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सर प्रैक्टिस में सीएस करते क्या हैं? देखो, समझने के लिए बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका कि एक डॉक्टर जब बनता है तो एक डॉक्टर बनने के बाद या तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी है तो वो खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम कहानी सीए के साथ भी, सीएस के साथ भी, सीएमए के साथ भी है कि जब आप सीएस बन जाते हो, ठीक है, तो आपके पास भी 2 ऑप्शन होता है। या तो आप जॉब में जा सकते हैं या तो आप खुद की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें कि एज ए सीएस प्रैक्टिस में सर क्या स्कोप होता है, प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं सीएस वो क्या करते हैं, तो जो लोग एज ए सीएस प्रैक्टिस करते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात करें अगर हम, कि वेन एवर एनीवन इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, रजिस्टर्ड अ कंपनी, ठीक है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी का एक अहम योगदान होता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी बनाने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मर्जर हो, अमलगमेशन हो, किसी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हो, उसमें भी एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। उसके बाद किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेशन होता है, इन तमाम सारे चीज़ों में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसमें एक सेक्शन 204 है, ठीक है, 204 है, जिसमें सेक्रेटरियल ऑडिट की बात कही गई। एक कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले सेक्रेटरियल ऑडिट नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। सेक्रेटरियल ऑडिट का क्या मतलब है यहाँ पे? सेक्रेटरियल ऑडिट का ये मतलब है कि जिस तरीके से कंपनी में अकाउंट का ऑडिट होता है, टैक्स का ऑडिट होता है, राइट, तो वहाँ पे करते क्या हैं, अकाउंट की अगर हम ऑडिट करें तो लाजमी हम वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या था। तो इन तमाम सारे चीज़ों को हम वहाँ देखते हैं जब हम अकाउंट का ऑडिट करते हैं। उसी तरीके से जब सेक्रेटरियल ऑडिट होता है तो सेक्रेटरियल ऑडिट में एक कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उनका रोल ये होता है कि पहले उनको ये डिटरमाइन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन सा एक्ट पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। जैसे अगर हम ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि उस ABC लिमिटेड कंपनी पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। सॉरी अगर मैंने प्राइवेट लिमिटेड वर्ड बोला होगा तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एक्चुअली सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो केवल लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर एंड और टर्नओवर ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, मतलब सारे लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना जरूरी होता है। और वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या इससे ज़्यादा है, या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या इससे ज़्यादा है, तो एक्चुअली एप्लीकेबल इसी पे होता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो जब भी सेक्रेटरियल ऑडिट होता है तो सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट का जो एक्चुअली स्कोप है वो ये है कि सेक्रेटरियल ऑडिट में जब भी सेक्रेटरियल ऑडिटर जाते हैं तो उनको ये देखना होता है कि कौन कौन से लॉ इस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के द्वारा कंप्लायंस किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कंपनी पे सर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होता है, तो जैसे अगर हम बात करें तो जनरली कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होता ही है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, GST एप्लीकेबल हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो सकता है, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, मिनिमम वेजेज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लॉ है, मतलब मैं अगर बात करूँ आपसे तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी ये। तो जब सेक्रेटरियल ऑडिट होता है तो सेक्रेटरियल ऑडिट के समय ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि सबसे पहले तो चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिटर को कि कौन कौन सा लॉ इस पार्टिकुलर कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका हम सेक्रेटरियल ऑडिट करने जा रहे हैं। उसके बाद जब ये डिटरमाइन हो जाता है तब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस पार्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या कंप्लायंस करना था और कंपनी ने वो कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। ये तमाम सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके सेक्रेटरियल ऑडिटर जो होते हैं वो अपना एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट MR3 इसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो कंपनी को सबमिट कर देते हैं। और फिर जो कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में, उसमें क्या करना पड़ता है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को अटैच करना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो गई। मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर द स्कोप फॉर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, एज अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, सेक्रेटरियल ऑडिटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आप एक लीगल कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट के कैपेसिटी में भी, ठीक है, आप एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विस को सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह की सर्विस भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और सर कौन कौन से कानून है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों का डाउट होता है कि एज ए CS करेंगे क्या। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, जहाँ पे भी फॉरेन करेंसी का आना जाना होता है, राइट, तो वहाँ पे भी हमको कुछ कंप्लायंस करना होता है। एक एक्ट है दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब भी कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी चीज़ें होती है तो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो वहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमको कंप्लायंस करना होता है। वहाँ पे भी CS की अहम भूमिका है। उसके बाद हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन एक्ट हो गया,
जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे भी कुछ ऐसे एक्ट है आईपीआर में, ठीक है, पेटेंट हो गया, जहाँ पे भी कंपनी सेक्रेटरी को क्या किया गया है, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया गया है काम करने के लिए। आप एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप एक ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज इसके लिए भी किया गया है, तो एक स्कोप यहाँ पे भी क्रिएट होता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया। तो ये तमाम सारा चीज़ है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी को एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर भी लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि जीएसटी में भी जितना सारा काम है आप कर सकते हैं। पहले जीएसटी में ऑडिट का कॉन्सेप्ट था, जो कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते थे और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में एक नोटिफिकेशन अभी आया है जिसमें जीएसटी ऑडिट को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब जीएसटी ऑडिट नाम का कोई चीज़ रहा ही नहीं। यानी कि अब सारे प्रोफेशनल्स को इक्वली अथोराइज कर दिया गया जीएसटी एक्ट में कि आप सब एक जैसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी के आने के बाद से अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट हो गया प्रोफेशनल के लिए। आज भी जो प्रोफेशनल्स हैं कहीं ना कहीं उनको स्किल्ड लोगों की बहुत दिक्कत होती है, आज भी बहुत तकलीफ है। लोग तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो जीएसटी भी एक बहुत बड़ा दायरा बन के आया है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जहाँ पे एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, इनकम टैक्स में भी आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है और जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 है, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी को इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अपीयर होने के लिए अथोराइज किया गया है। मतलब बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यू आर ऑल्सो अथोराइज टू अपीयर बिफोर द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। ठीक है, आप इनकम टैक्स अथॉरिटी और इनकम टैक्स एक्ट में जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे भी अपीयर होकर के किसी भी क्लाइंट के बिहाफ में आप रिप्रेजेंट होकर के अपना सर्विस दे सकते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं किसी क्लाइंट को डिमांड रेज हो गया, कुछ नोटिस आ गई, तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना अथॉरिटी को। तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी के कैपेसिटी में भी आप वहाँ पे जा करके आप अपनी सर्विस को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम करें कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो एनसीएलटी का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बहुत ही बड़ा एक एम्बिट बन के आया सारे प्रोफेशनल्स के लिए, इवन नॉट ओनली फॉर कंपनी सेक्रेटरी। तो अब किसी भी कंपनी के मैटर को, अगर एनसीएलटी का मैटर है ना, जहाँ पे लिटिगेशंस होते हैं, अगर कोई नोटिस आ गए, कंपनी अगर बंद हो गई है उसको रिवाइव कराना है, ठीक है, अगर कंपनी मर्जर में जा रही है, अमलगमेशन में जा रही है, तो ये सारे मैटर एनसीएलटी और एनसीएलटी डील करती है। तो इन सारे चीज़ों को भी कौन करेगा, है ना। तो आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो किसी भी क्लाइंट के बिहाफ में जिनको इस तरह की सर्विस अगर लेनी है तो आपको पहले अथोराइज होना पड़ेगा उनसे, यानी कि वो पहले एक अथोराइजेशन लेटर हमको देते हैं और अथोराइजेशन लेटर मिलने के बाद यू आर अथोराइज टू डू ऑल दिस थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंपनी। तो इसके बाद हम एनसीएलटी में भी एनसीएलटी के प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम सारे स्टूडेंट को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे कि ध्यान रखिए बात, जो जनरल काम है जैसे फॉर्म फाइलिंग करना, ये सब काम तो डेली रूटीन का काम होता है। शुरुआत से ही जैसे हम सीए करें, सीएस करें, सीएमए पढ़े, राइट, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप में ना वो क्या कहते हैं अपीयरेंस के जो गुण होते हैं वो होना ज़रूरी है। यानी कि कोर्ट के समक्ष जा करके या किसी अथॉरिटी के समक्ष जा करके खुद को अपीयर होना आना चाहिए। यानी कि अगर आप में रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है तो वहाँ पे फी भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। क्योंकि बहुत कम आज भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो एनसीएलटी के प्रैक्टिस करते हैं। आज भी जो बड़े बड़े काम हो वो एडवोकेट्स लोग ही करते हैं, क्योंकि एडवोकेट्स लोगों के पास कहीं ना कहीं क्या है दिक्कत, मतलब एडवोकेट लोगों के पास प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि उनका अपीयरेंस का जो तरीका है उनके पास ज़्यादा अच्छा है। तो अगर प्रोफेशनल लोग भी अगर इन चीज़ों पे ध्यान दें तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा दायरा है। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016 में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आने के बाद अगेन बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, अगर आप इसके लिए हालांकि कुछ क्राइटेरिया है, सब एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते हैं। इसमें है कि मिनिमम 10 साल का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है उसकी एक लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप आईबीबीआई का यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के बाद आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में भी आप अपना सर्विस सर्व कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल।
उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड में, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड कुछ होता है ना, उसमें भी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का अहम रोल होता है। क्योंकि लाजमी है ना कि कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टाइजेशन किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का। और एक और मैं आपको सुखद जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो लगभग 1,10,15,000 कंपनी सेक्रेटरी है मात्र, पूरे मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। और उसमें से इंडिया में केवल 66,000 है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। तो कहने का मतलब है आपको कभी भी कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता है। बहुत बार बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हमको ऐसा कहा जाता है कि ये बेटर है वो बेटर है। देखो हमेशा ये ध्यान रखो, कोई ख़राब नहीं होता। मैं अगेन बता रहा हूँ, इवन ग्रेजुएशन भी ख़राब नहीं होता। आप सोचिए ज़रा, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो उसका बेस क्या है, ग्रेजुएशन है। तो एक ग्रेजुएट इंसान जब अगर आईएएस बन सकता है और देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है वो, ठीक है, तो भला कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम कैसे ख़राब हो सकता है। एग्ज़ाम कोई ख़राब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने उन चीज़ों को समझा कैसे है और आपने उन चीज़ों को किया कैसे है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, मैंने स्कोप की बात किया कि क्या एक स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। डिस्कस हम जितना लंबा करेंगे उतना लंबा होगा। और एक और बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि सीएस एग्जीक्यूटिव का ऑफलाइन बैच मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, लगभग 1 सप्ताह हुए हैं। और सीएस ईईटी के लिए मैं कल से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में 7 बजे से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अगर सीएस कोर्स के लिए, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे, या हमसे आके पर्सनली आप मिल भी सकते हैं। वैसे बच्चे भी जिनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो पढ़ने में, वो लोग भी आकर के हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में पैसा अवरुद्ध नहीं होगा, लेकिन हाँ जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो लोगों को भी ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और आप पढ़ें, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मन लगा के पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं मानना है, फिर सब चीज़ें हो जाएगी। अब लास्ट पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं अपने इस लाइव सेशन का, कि कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन होता है अक्सर बच्चों के लिए, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से। सबसे उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या अंतर है सीएस और सीएमए में, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जैसा कि नाम की अगर हम बात करें, सीएस दैट इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सीए दैट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएमए दैट मीन्स सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीनों के इंस्टीट्यूट अलग अलग है, तीनों का काम भी थोड़ा थोड़ा अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है तीनों में। अगर हम एक कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो सिंपल आप इतना समझना कि एक राजा के दरबार में जो रोल मंत्री का हुआ करता था, वही रोल कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है। अगर किसी राजा के घर में मंत्री खराब हो जाए, ठीक है, देश में प्रधानमंत्री खराब हो जाए, राज्य में मुख्यमंत्री खराब हो जाए, और ज़िला में अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खराब हो जाए तो क्या होता है, और स्कूल में अगर टीचर खराब हो जाए, तो ये चाणक्य का कोट था जो मैं अब कोट कर रहा हूँ आपको, तो फिर उस देश का सर्वनाश हो जाता है। तो अगेन मैं बात करूँ कि उस कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी खराब हो जाए, या अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी न हो, ठीक है, तो शायद वो कंपनी का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सेक्शन 205 में कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन को बताया गया कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ध्यान रखिए बात, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू आर एक्सपर्टाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, तो यू कैन असिस्ट ऑल दीज कंपनीज इन अ बेटर वे कि व्हाट आर द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, ओके, टाइम टू टाइम, एंड व्हाट आर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू कंपनी, ओके, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू कंप्लाई। कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी होते हैं जो आईसीएसआई बनाती है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, कंप्लाई करें। तो सीएस का जो जर्नी होता है वो ऐसा ही होता है कि आप कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेट लॉ में आपका एक्सपर्टाइजेशन है, और आप एक कंपनी के लिए, ठीक है, ऐसा ही समझे कि एक कंपनी के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वो, ठीक है, वो कंपनी बनाने वाला भी है, कंपनी चलाने वाला भी है, और कंपनी को ख़त्म भी कर देने वाला है। यानी कि कंपनी बनाते समय भी कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, कंपनी चलाने के लिए भी, चूँकि डे टू डे जब बिजनेस होते हैं तो बहुत सारे रिटर्न्स, बहुत सारे फाइलिंग हमको करने होते हैं, उन सब में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम रोल है। उसके बाद अगर दो कंपनियों को मर्ज करना हो, अमलगमेट करना हो, टेक ओवर करना हो, लिस्टिंग कराना हो, डिलिस्टिंग कराना हो, लिक्विडेशन कराना हो, बाइंडिंग अप कराना हो, इंसॉल्वेंसी में जाना हो, सब जगह पे बहुत बड़ा रोल है कंपनी सेक्रेटरी का।
ये हो गया। सीए के अगर हम रोल की बात करें कि सीए क्या करते हैं, नाम ही है उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और चार्टर्ड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि उनको अकाउंटेंसी में एक कंप्लीट मैन माना जाता है। चार्टर्ड बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ड है, तो वो अकाउंट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उनका जो कोर्स का करिकुलम होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और फाइनेंस, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उनका कोर्स केंद्रित होता है। सीएस के कोर्स की अगर हम बात करें तो इनका कोर्स का जो फोकस है वो क्या है, वो है कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्टाइजेशन, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 60% चीज़ें तीनों इंस्टीट्यूट की कॉमन है, ठीक है। 40% में ही सबका अपना अपना एक्सपर्टाइजेशन हो जाता है। सीएमए की मैं बात करूँ अगर मैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये क्या करते हैं, तो इनका काम होता है एक्चुअली कॉस्टिंग करना, कि अगर आज हम किसी सामान को 10 रुपये में बना रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं सेम सामान को हम अगर 8 रुपये में भी बना सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट ये कहता है कि वी हैव ऑल्सो फोकस्ड टू कंट्रोल द कॉस्ट। एंड एज पर मैनेजमेंट डेफिनीशन क्या कहता है मैनेजमेंट, वी हैव नीड टू यूजेज द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल वे, राइट। यानी कि जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूज करें। तो जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, इनका जो मेन जो रोल होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, वो ये होता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कॉस्टिंग कहीं पे बढ़ रही है, हम इसको कंट्रोल करें, ठीक है। तो इनका भी एक अहम रोल है। अगर एज ए सीएमए देखें तो बहुत बच्चों में कम अवेयरनेस होता है, उनको जानकारी नहीं होता है कि सीएमए का क्या रोल है। सीएमए का अगर हम बात करें, अब्रॉड वगैरह हम बात करें, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मतलब बहुत ही अच्छे पैकेज है। जितनी सारी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जितनी सारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, ठीक है, सब जगह पे सीएमए के लिए वैकेंसी आती रहती है। लेकिन अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानकारी नहीं होता है, जान ही नहीं पाते हैं कि होता क्या है। तो देखो कोर्स कोई ख़राब नहीं होता है। मैं अगेन बात करूँ, चाहे वो सीएमए की मैं बात करूँ, सीएस की बात करूँ, चाहे सीए की बात करूँ, सब कोर्स अपने आप में बहुत अच्छा है। मैटर यही है कि आप मन लगा के पढ़ें और अपने मुकाम तक पहुँचे। दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर क्या सीए, सीएस और सीएमए के जर्नी में अटेम्प्ट मैटर करता है क्या। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते होते हैं, एग्ज़ाम के एंड मोमेंट पे वो डिसाइड करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं देना है। उनको कोई ना कोई क्या होता है, कह देता है कि अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ध्यान रखिए बात, अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता है। अटेम्प्ट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम का समय आए ज़रूर एग्ज़ाम में बैठिए, ईमानदारी से बैठिए, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाए कि मेरी तैयारी क्या थी और मैं एग्ज़ाम में अपीयर कैसे हुआ। लेकिन मैं क्या बोला, ऑनेस्टली बैठिए, लेकिन अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर बुकिश लैंग्वेज, कि सर बुक में जो लिखा हुआ है ना वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखे बात, ये सब बकवास बातें हैं, फालतू की बातें हैं। आप एक बार आंसर शीट देखना, वहीं पे लिखा होता है राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। जो प्रोविज़न है ना, वो प्रोविज़न क्लियर होना आपका ज़रूरी है। हो सकता है हम अगर लिखेंगे तो मेरा लैंग्वेज अलग होगा, आप लिखिए आपका लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, कोई और अगर हम देखें तो उनका लैंग्वेज थोड़ा और स्टैंडर्ड होगा। मैटर बस इतना है कि जो भी प्रोविज़न हम पढ़ते हैं उस प्रोविज़न को क्लियर लिखना ज़रूरी है। ये कोई मैटर नहीं करता कि हमको बुकिश लैंग्वेज लिखना है। ध्यान रखें बात, अगर आप बुकिश लैंग्वेज पे फोकस होंगे तो लाजमी है आप रटना स्टार्ट कर दोगे, और रट करके आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए नहीं कर पाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, और कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की कि क्या पैकेज मिलता है, तो मैं बच्चों को बड़ा सिंपल बोलता हूँ कि व्हाट वुड यू वांट, है ना, यू मस्ट हैव टू डिजर्व। पैकेज कोई फिक्स नहीं होता। आप ही के साथ बहुत सारे बच्चे अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सीएस बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, सफ़र छूटता जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका पब्लिक सेक्टर पीएसयू में जॉब हो जाता है, कुछ बच्चे हैं जो महारत्ना में चले जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। पैकेज पाने के लिए आपको बहुत मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, फ़िलहाल समय पे अपडेट होने की ज़रूरत है, हर दिन पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, बिजनेस न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है। तो पैकेज ये देता है ना, आपकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी,
है ना। आप जितना अपने आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका पैकेज उतना बढ़ेगा। तो ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या पैकेज होता है, आप पढ़ें, ठीक है, सिक्योरिटी है जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट होता है, ठीक है, कि सर टाइम बाउंड है ना, टाइम बाउंड फॉर द पासिंग वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि क्या सर रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ टाइम बाउंड है कि उतने दिन के अंदर हमको पास हो जाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। एग्जीक्यूटिव में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, वहाँ से फाइनल तक के जर्नी के लिए 5 ईयर्स समय दिया जाता है, 5 साल, ठीक है। तो सर अगर 5 साल में कोई नहीं पास हुआ तो क्या वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा, क्या हम उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर 5 साल में भी CS एग्जीक्यूटिव में आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाते हो उससे 5 साल के अंदर तक अगर आप फाइनल पास नहीं होते हो, नहीं निकल पाता है अगर एग्ज़ाम, तो इसके लिए फिर से हमको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए फ़ी हमको पूरा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए 2000 दे करके फिर से वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाता है, फिर से वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाता है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन अगले 5 साल के लिए हो जाता है। तो मतलब ये है कि CS के लिए ऐसा, CS के जर्नी में टाइम बाउंड कोई मैनर नहीं करता है, कोई बाउंडेशन टाइम का नहीं होता है। फिर होता है कि कुछ बच्चों का जैसे अभी जैसे पेंडेमिक का जब सिचुएशन आया तो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा क्रेज हो गया। बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन अच्छा होगा ऑफलाइन अच्छा होगा। एज पर माई ओपिनियन, ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़े, फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑफलाइन क्लास। कम से कम CS एग्जीक्यूटिव तक के जर्नी के लिए आप क्या कीजिए, ऑफलाइन क्लास पे फोकस कीजिए। हाँ, अगेन अब यहाँ पे एक मैटर है कि सर ड्यूरिंग द पेंडेमिक क्या करें सर, उतना दिन नहीं पढ़े हम, ऑफलाइन का बेट करें। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बेट मत कीजिए, वो ऐसे सिचुएशन में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन। लेकिन अगर पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है, डेफिनेटली है ना, यू हैव टू ट्राई फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ध्यान रखे बात, भले ही कितना भी ट्रेंड ऑनलाइन क्लास का क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में आप जितने चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता है। ऑनलाइन क्लास में उतने आप इंटरेक्ट फैकल्टी से भी नहीं हो पाते हैं और पास जो आसपास में जो बच्चे बैठे होते हैं आपके, उससे भी नहीं हो पाते हैं। क्लास से पहले, क्लास के बाद आपके जो भी दोस्त होते हैं, आपके जो साथी होते हैं, उनके साथ आप बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने डाउट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस में कभी नहीं हो पाता। दूसरा चीज़ है कि क्लास अगर जाने की बात मैं करूँ, ऑफलाइन क्लास में जाने की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्लास जाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास छूट जाएगा। ऑनलाइन में क्या होता है, क्लास करे न करे एक समय के बाद शिथिलता आने लगती है। यानी कहीं ना कहीं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो जितना क्लास में, यानी कि ऑफलाइन क्लास में जितना फोकस होकर पढ़ पाते हैं, उतना वो ऑनलाइन क्लास में फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। अगर पढ़ पाते हैं देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर बच्चों के साथ तकलीफ आती है, दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से अनटिल एंड अनलेस पेंडेमिक जैसा सिचुएशन, कोविड जैसा सिचुएशन न हो, डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई फॉर ऑफलाइन क्लास, ठीक है। और आप पढ़ के देखना, ठीक है। और मैं जैसा कि बताता भी हूँ बच्चों को कि CS एग्जीक्यूटिव का जर्नी एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे ध्यान रखे बात, आपको बहुत मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही वो जर्नी है जो सक्सेस आपका आगे डिसाइड करता है। क्योंकि अगर शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही हुई, अगर पढ़ाई को लेकर के आपने थोड़ा सा मतलब अपना गैर जिम्मेदाराना अगर रवैया दिखाया, तो डेफिनेटली आगे के समय में आपके लिए तकलीफ पैदा करेगा ये। तो ये चीज़ें हो गई। यानी कि अगर हम देखें तो अनटिल एंड अनलेस पेंडेमिक ना हो, हमें ऑफलाइन क्लास ही करना चाहिए। उसके बाद होता है कि सर टाइमली टेस्ट वगैरह, जैसा कि मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ, जब भी मैं सब चीज़ें अगर सही रहता है तो मैं टेस्ट भी बच्चों का संडे टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो बच्चे भागते हैं टेस्ट से, लेकिन मैं पेनाल्टी वगैरह रखता हूँ, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा वो ज़बरदस्ती किसी तरीके से आकर के टेस्ट देना चाहते हैं। देखो ध्यान रखो बात, टेस्ट में फेल होना ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट में गलती से सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहीं गलती जाके एग्ज़ाम में करेंगे तो वहाँ पे सीखना नहीं है, सीधा फेल हो जाएंगे हम। इट्स बेटर कि टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए जब भी टेस्ट की बात आए, ठीक है। तो ध्यान रखिए बात, आपको टेस्ट में आगे आकर के टेस्ट देना है। तो जब भी टेस्ट होता है, जैसी भी तैयारी है, एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है, ठीक है। आपको टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट देने से एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, आप अपने कमी को समझ पाएंगे, ठीक है, कि हम कमी कहाँ पे हो रही है, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। और एग्ज़ाम से पहले अगर इन चीज़ों को हम समझ पाएँ तो डेफिनेटली हम एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट है कि सर
जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाते रहते हैं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ना। ध्यान रखें बात अगेन, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता और कुछ भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब हमारे जो भी सिलेबस के कंटेंट है मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है और आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें बात, ठीक है। अब होता है बहुत बार ऐसा कि 5% 10% सिलेबस छूट जाता है, लेकिन हमें ट्राई करना है, गिव योर बेस्ट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मत सोचे कि हमको ये छोड़ना है ये पकड़ना है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट्स रहे होंगे, जो क्वेरी रहे होंगे, मैंने आज उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। कल शाम तक इस पूरे सेशन को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो जो लोग भी देखना चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी वॉच किया थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन फॉर सम टाइम हम कुछ समय के लिए यहाँ पे रहेंगे। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपका कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जितने लोग लाइव हैं तो हम आपका जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन का। कॉमन जो क्वेश्चन रहते हैं, मैंने डाउट वो सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी का भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोशिश करने की कोशिश की। सर व्हाई एडवोकेट्स आर नॉट एलिजिबल इन कंपनी इन द प्लेस ऑफ सीएस। ओके, एडवोकेट के पास भी कंप्लायंस का प्रॉपर नॉलेज होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट्स आर, एक क्वेश्चन है कि सर व्हाई एडवोकेट्स आर नॉट एलिजिबल, मैंने ऐसा नहीं बोला है। ध्यान रखिए बात, एडवोकेट्स आर इक्वली एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी ऑल्सो, ठीक है। एडवोकेट भी एलिजिबल है। हाँ, कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ फॉर्म्स है जिसमें एडवोकेट साइन नहीं कर सकते, उसमें कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनसीएलटी की वगैरह में। मैं अगर एनसीएलटी की बात करूँ तो मैं बता भी रहा था कि क्या है कि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉयर हैं उनके पास में काम है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपीयरेंस का जो स्किल है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडवोकेट्स एलिजिबल नहीं है, एडवोकेट्स भी एलिजिबल हैं। और अगर आपको पता हो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लोग लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करती है, और लीगल एडवाइज़र के रूप में जो एडवोकेट्स होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी और जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को अपॉइंट करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडवोकेट एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा मैंने बोला भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सर आपने कहा कि इंडिया में अराउंड 60 तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने 66 ही बोला है, ठीक है। थोड़ा सा गौर से सुना करें, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ इट्स बेटर टू हर्ड प्रॉपरली। 60 मैं बोला ही नहीं हूँ, 66 ही मैं बोला हूँ कि अराउंड 66,000 है। तो सर मेजोरिटी ऑफ सीएस क्वालिफाइड होने के बाद टीचिंग लाइन में क्यों जाते हैं? कितने आपने सीएस को जानते हो 66,000 में से जो टीचिंग में चले जाते हैं? अगर हम पटना की बात करें तो पटना में लगभग 250 सीएस है, पटना में 250 सीएस है। और पढ़ाने वाले सीएस में अगर हम देखें तो हमारे नज़र में 2-3 लोग हैं जो पढ़ाते हैं सीएस। तो शुभम अग्रवाल आप जितना जानते हैं उतना क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इंटायर फैटर्निटी पे कि सब लोग टीचिंग में क्यों जाते हैं, अगेन कौन क्या करते हैं, इट्स द ऑप्शन, उनका ऑप्शन और चॉइस है, ठीक है। इट्स बेटर टू नो अबाउट योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं इस पर आप क्वेश्चन उठाने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। टीचिंग में क्यों जाते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम जो थे, है ना, जब उनको राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया गया था, तो जब कॉल गया था तो क्लास ले रहे थे। उनका जवाब यही था कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है, कि मैं क्लास से निकल के कॉल करता हूँ। तो टीचिंग तो दुनिया का सबसे नोबेल प्रोफेशन होता है, टीचिंग दुनिया का सबसे नोबेल प्रोफेशन है। तो अगर ऐसी गरिमा हो आईसीएसआई की कि उसके सारे मेंबर अगर टीचिंग में चले जाए तो शायद इससे प्रतिष्ठा की बात आईसीएसआई के लिए कुछ नहीं होगी। और मैं आपको और बताता हूँ कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है, राष्ट्रपति बनाया गया था, जो शिक्षक थे जिनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो जब उनको टीचर के बाद जब राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया गया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टीचर होने के बाद मैं राष्ट्रपति बना हूँ, लेकिन इस देश का सौभाग्य उस दिन होगा जिस दिन एक राष्ट्रपति अपने पद को त्याग करके टीचर बनेगा। तो टीचर की तो क्या रोल है, आप मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं। हमको बड़ा मतलब गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाता हूँ, ठीक है। तो टीचर इज़ नॉट जस्ट एन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना।
कि ऐसा नहीं है कि टीचर मतलब कोई छोटा मोटा रूल नहीं है, ठीक है। मैंने अभी बताया भी था कि अगर टीचर खराब हो जाए, कलेक्टर खराब हो जाए, मंत्री खराब हो जाए तो देश का सर्वनाश हो जाता है, खराब हो जाएगा ना, पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। सुबह में अगर तुम्हारे ही लाइफ में अगर कोई गलत टीचर आ जाए, आपको जो पढ़ना था आपको ना पढ़ाया जाए, तो थोड़ा सोच के देखना तुम्हारा लाइफ क्या होगा, ठीक है। आप कितने गलत ट्रैक पे चले जाओगे। तो दैट इज़ द मैटर, ठीक है। दूसरा बात है कि जैसे मैंने बताया है कि पटना में अराउंड 200 से ज़्यादा ही सीएस है, लेकिन 2-3 लोग ही मात्र हैं जो इसमें टीचिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर आंसर माई क्वेश्चन। यस शुभम अग्रवाल, आई थिंक, ठीक है, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट है, और हम चाहेंगे कि भविष्य में तुम भी एक टीचर बन के आओ, ठीक है।